दोस्तों कहते हैं कि माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता और ये बात सही भी है। लेकिन इस मूवी में आप देखेंगे कि एक दादी भी अपनी पोती को माँ से भी ज्यादा प्यार कर सकती है और उसके लिए पूरी दुनिया से भी लड़ सकती है। ऐसी मूवी शायद ही आपने कभी देखी होगी। इस मूवी में हम देखते हैं कि एक छोटी बच्चे के साथ कुछ लोग हैवानियत करते हैं और कैसे इस बच्चे की दादी उन लोगों से बदला लेती है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कहानी सेम्बी की, जो कि एक तमिल मूवी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव कोडाई कनाल की, जहां 10 साल की मासूम बच्ची सेम्बी अपनी दादी के साथ रहती है। सेम्बी के माता पिता के जाने के बाद दादी ने ही उसका ख्याल रखा है, जहां दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दादी ने सेम्बी की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी और अपना जीवन चलाने के लिए दादी ने जंगल से जरूरी चीजों को इकट्ठा करके उन्हें शहर में बेचने का काम भी किया है। अब तो दादी के लिए जंगल से चीजों को उठाकर शहर में बेचना आम सी बात है। एक दिन दादी आम दिनों की तरह ही शहद निकालने के लिए पेड़ पर चढ़ी, मगर इस बार वो सेम्बी को भी ध्यान देने के लिए कहती है, ताकि वो भी आगे चलकर इन सब चीजों को सीख सके, क्योंकि यहाँ रोजगार का कोई जरिया नहीं था। सेम्बी दादी को इतना खतरा उठाते थे घबराने लगती है, लेकिन ये तो दादी का रोज का काम है। शहद निकालने के बाद दादी माँ ने सेम्बी को उसे बाजार में बेचने के लिए कहा। दादी ने उसे छोटे रास्ते से शहर जाने को कहा, जो जंगलों के बीच से होता हुआ जाता है। पर सेम्बी उस रास्ते से जाने में घबरा रही थी, क्योंकि उसने सुना है कि वहाँ जंगली भेड़िए रहते हैं जो इंसानों को कच्चा खा जाते हैं। तब दादी माँ उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि ये सब बस एक अफवाह है। अब सेम्बी जंगल के रास्ते की ओर चल पड़ी। कुछ दूर चलने पे उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई, पर वो बिना डरे आगे बढ़ गई और अगले ही पल उस पर हमला हो गया। उसे किसी ने पीछे झाड़ियों की ओर खींच लिया और वो कोई और नहीं, 3 युवा लड़के थे जो नशे की हालत में थे और वो सेम्बी के साथ जबरदस्ती करने लगे। किसी ने सही ही कहा है, इंसान अगर खुद को गलत रास्ते पर ले जाए तो वो किसी जानवर से कम नहीं होता, बल्कि उससे भी एक कदम ज्यादा होता है। ठीक यहाँ भी ऐसा ही हुआ। उन तीनों वैसी दरिंदों ने उस मासूम सी बच्ची के साथ वो हैवानियत की जो कोई सोच भी नहीं सकता। सेम्बी घायल अवस्था में उसी झाड़ियों के बीच में बेहोश पड़ी रही। ऐसा घिनौना काम करने के बाद वो तीनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और वो अपने किए हुए कुकर्म पर बहुत हंस रहे थे और गाना गा रहे थे, मानो उन्होंने बहुत ही मर्दानगी का काम किया हो। अब गांव के एक बच्चे की नजर सेम्बी पर पड़ती है। वो भागता हुआ दादी के पास आता है और बोलता है, दादी सेम्बी पर भेड़ियों ने हमला किया है, क्योंकि उस बच्चे को पता नहीं था कि सेम्बी के साथ क्या हुआ है, जिसकी वजह से वो घायल हो गई है। तो दादी बिना समय गवाए सीधे सेम्बी की तरफ भागती है और उस मासूम सी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर उसे फौरन अस्पताल ले आती है। वहां आकर उसे पता चलता है कि सेम्बी पर किसी भेड़िए ने नहीं, बल्कि 3 से 4 लोगों ने दुष्कर्म किया है। ये जानकर दादी माँ के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अब तक उसने जिस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया था, उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सेम्बी की खबर पुलिस तक भी पहुंच गई और मैरी नाम की एक महिला अफसर को ये केस दिया गया, मगर वो गर्भवती थी और उसे कुछ महीने ऊपर हो चुके थे, जिस कारण से ये केस एक मणि नामक अफसर को दिया गया। दादी अब तक सेम्बी के गम से उबर भी नहीं पाई थी। ऑफिसर मणि ने आकर उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उन मुजरिमों को पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाएगा और कहता है, मेरी भी सेम्बी जैसी एक 10 साल की बच्ची है। लोग आपसे कुछ भी कहे, पर आप केस जरूर दर्ज करवाइए, हम आपके साथ हैं। सेम्बी की दादी ने पुलिस के कहने पर केस दर्ज करवाया, जिससे वो सेम्बी को इंसाफ दिला सके। अब सबसे पहले ऑफिसर मणि उस जगह पहुंचा जहां ये हादसा हुआ था। यहाँ उसे आसपास की जगह से कुछ शराब की बोतलें मिली, मतलब मुजरिमों ने शराब पी रखी थी। फिर इधर उधर देखते हुए उसकी नजर जंगल के बीच में लगे सेंसर कैमरा पर पड़ती है, जिसे जंगल में इसलिए लगाया जाता है ताकि कैमरे की नजर में टाइगर को कैद किया जा सके। मणि बिना देरी किए उन कैमरों की फुटेज को ले लेता है। इधर दादी अपनी पोती को दर्द में देखकर खुद को रोक ना सकी और ऑफिसर मणि से इस केस के बारे में पूछने जा पहुंची। लेकिन ऑफिसर मणि उसे कहता है कि सरकारी कामों में समय लगता है और अभी छानबीन चल रही है। लेकिन दादी माँ को घबराता देख मणि उसे वो कैमरे वाली बात बता देता है कि कैमरा फुटेज मिलने के बाद हम अपराधी को जरूर पकड़ लेंगे। अगर दादी का दिल अपनी पोती को हर बार देखकर टूट जाता है, इसलिए वो हर दिन ऑफिसर मणि से जानकारी लेने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। धीरे धीरे समय के साथ सेम्बी की हालत में भी सुधार होने लगता है। बड़ी हिम्मत के साथ वो अपने पैरों पर चलने लगती है। सेम्बी की जांच कर रहे डॉक्टर ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। गाँव में हर तरफ चुनाव का माहौल था और हर पार्टी खुद को अच्छा और भरोसेमंद दिखाने के लिए सेम्बी के साथ हुए इस दुष्कर्म की ही बात कर रहा था। एक पार्टी में वंदन नाम का एक नेता है जो खुद को चुनाव में जीत हासिल करवाने के लिए सेम्बी के मुद्दे की बार बार बात करता है और कहता है कि मैं आप सभी को आश्वासन देता हूं कि हम सेम्बी के साथ हुए अन्याय में उसका साथ देंगे, मुजरिमों को ढूंढकर उसे जरूर इंसाफ दिलाएंगे। मगर वो इस बात से अनजान है कि उन मुजरिमों में उसका खुद का बेटा शामिल है, जिसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ये घिनौना काम किया है। एक दिन उसी नेता के लड़के पर जिसने दुष्कर्म किया है, उसके पास ऑफिसर मणि का फोन आता है, जो उसे बता देता है
कि जंगल में लगे हुए कैमरे पर वो और उसके साथी उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए कैद हो गए हैं। तो अब तक हम जिसे सच्चा और साफ दिल का ऑफिसर समझ रहे थे, उसने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने मादी से उस कैमरे के फुटेज के बदले 3 करोड़ की मांग रखी। चुनावी माहौल सिर पर होने के कारण उस नेता के लड़के मादी ने अपने वकील से बात करके उसे पैसे देने के लिए राजी हो गया। पुलिस ने उस वकील को आश्वासन दिलाया कि सेम्बी की दादी से कागज पर हस्ताक्षर करवाकर वो इस केस को रफा दफा करवा देगा और वो अगर नहीं मानी तो उसे जान से मार देगा। इधर सेम्बी अपनी दादी के साथ सो रही थी, जो अचानक जागकर कहने लगती है कि उन 3 भैया ने मेरे साथ क्यों लड़ाई की, मुझे बहुत दर्द होता है। दादी सेम्बी की बात सुनकर उसे सीने से लगाकर रोने लगती है। अगली सुबह मणि 50,000 रुपए लेकर सेम्बी की दादी के पास आता है और उसे झूठ कहकर अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है कि उसे कोई भी सबूत नहीं मिला। इतनी उम्र में आप कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगी, इसलिए इन कागज पर साइन कर दीजिए और उसके बदले ये 50,000 लेकर इस केस को भूल जाइए। मगर दादी समझ जाती है कि मणि को सब पता है और वो उन कागजों पर साइन करने से मना कर देती है। मणि के बार बार समझाने पर भी जब दादी नहीं मानती तो मणि गुस्से में सेम्बी का गला दबाने लगता है। दादी जब पोती की जान को खतरे में देखती है तो वो मणि पर डंडे से हमला कर देती है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और किसी तरह दादी पत्थर से पुलिस अफसर को घायल कर देती है और वो एक पल भी देरी न करते हुए सेम्बी को अपनी पीठ पर बैठाकर और कुछ पैसे लेकर वहां से भाग जाती है। और थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और उनके पूरे घर को चेक करने लगती है, जिससे उन्हें वे पैसे मिलते हैं जो मणि दादी को देना चाहता था। फिर पुलिस वाले उन दोनों की तस्वीर हर जगह भेज देते हैं और इधर दादी सेम्बी को लेकर एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी का इंतजार करने लगती है। तभी वहां से एक बस गुजरती है जो उन्हें देखकर रुक जाती है और दोनों उस बस में बैठ जाते हैं। लेकिन हर स्टॉप पर उनकी जोरों शोरों से जांच हो रही होती है। एक स्टॉप पर पहुंचकर सेम्बी को प्यास लगती है। दादी पानी की बोतल खरीदने के लिए बस से उतरती है। वहां बस स्टॉप पर कुछ स्टूडेंट सेम्बी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और इंसाफ की मांग कर रहे होते हैं। पुलिस भी दोनों को ढूंढते हुए बस स्टॉप पर आ जाती है। दादी जब पानी की बोतल लेकर बस में चढ़ने जा रही होती है तो एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ती है, लेकिन वो उसे अनदेखा करके वहां से चला जाता है और जाते जाते दादी से कहता है, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, अपना ध्यान रखना। दरअसल ये पुलिस वाला वही कांस्टेबल है जो अफसर मणि के साथ काम करता है। उसे मणि की हर काली करतूत के बारे में पता होता है और उसे सेम्बी के साथ हुए दुष्कर्म की सच्चाई भी मालूम है। उसने सेम्बी और उसकी दादी की मदद करके एक अच्छे इंसान होने का फर्ज निभाया। बस चल पड़ती है। उसी बस का एक यात्री बाहर हो रहे इस आंदोलन पर गुस्सा हो जाता है। वो सेम्बी के साथ हुए हादसे को महज एक झूठ और फालतू बात कहने लगता है। वही बस में बैठा एक और यात्री अश्विन उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। फिर उसने उस आदमी को सच से रूबरू करवाने के लिए कहा, अगर किसी चीज के लिए उन्होंने अपनी आवाज ऊंची नहीं की तो वो चीज उन्हें कभी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा और अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट सेम्बी के लिए अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं ताकि वो उसे इंसाफ दिला सके। मगर बस में उपस्थित यात्रियों को सेम्बी और उसके साथ हुए इस हादसे को लेकर कोई भावना ही नहीं थी। कुछ समय बाद एक बूढ़ी महिला बस ड्राइवर के पास आकर उसे खाना देती है, लेकिन आज उसे आने में देरी हो गई तो बस ड्राइवर ने देरी से आने की वजह पूछी, जिस पर वो बूढ़ी महिला बोली, रास्ते में उसे कुछ बच्चे आंदोलन करते हुए दिखे जो एक 10 साल की बच्ची के लिए लड़ रहे थे। मैंने सुना है कि 3 लड़कों ने मिलकर उसके साथ घिनौना काम किया है, तो मैं उन बच्चों के लिए खाना परोसने में लग गई, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। अब उस बूढ़ी महिला की बात से बस में उपस्थित सभी यात्रियों का दिल पसीज जाता है और उन्हें सेम्बी को लेकर सहानुभूति होने लगती है। लेकिन इसी बीच बस में मौजूद एक नेता ने सेम्बी की बातों को मानने से ही इनकार कर दिया और कहता है कि यह सब महज एक कहानी है। अश्विन ने पूछा, आखिर आपको इतना विश्वास कैसे है कि सेम्बी की बात बिल्कुल झूठी है? जिस पर वो नेता कहता है, मैंने एक दुकानदार को कहते हुए सुना है कि बच्ची शहद बेचने जा रही थी, लेकिन शहद के सही दाम न मिलने पर उस बच्ची ने बदतमीजी की और फिर उन लड़कों ने उसे 2-4 थप्पड़ मार दिए, जिसे बलात्कार का केस बना दिया गया। जिससे एज एन ऑडियंस हमको यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कैसे हम बिना सच जाने एक सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। हालांकि उस नेता ने भी ये बात कहीं से सुनी है, जिसने उसे ये बात बताई है, और उसने भी वो बात कहीं से सुनी होती है। हमें आदत है सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने की और दूसरों को दोष देने की। तभी बस के आखिर में बैठी एक औरत बोलती है, ये नेता बिल्कुल झूठा है, इसकी तो पत्नी का खुद दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। अब यूं इज्जत उतरता देख उस नेता ने भी सच उगल दिया कि ये सब कहानियां उसके पार्टी वाले लोगों ने उससे कहने के लिए कहा था ताकि लोग शांत रहे। इस बीच अश्विन की नजर सेम्बी पर कुछ समय के लिए गई और सेम्बी की आंखों में डर को देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। थोड़ा आगे चलकर एक पुलिस वाला उस बस में सवार होता है। उसने कंडक्टर को बताया कि एक बूढ़ी महिला पुलिस ऑफिसर को घायल करके वहां से फरार हो गई है, इसलिए हर जगह सतर्कता बढ़ा दी गई है। ये सुनकर दादी घबरा जाती है, मगर उसकी किस्मत इस बार अच्छी रही क्योंकि बस में पुलिस सवार होकर आई थी, इसलिए इसे बिना चेक करके ही छोड़ दिया गया। अब अश्विन सेम्बी से इशारों में बात करने लगा और उसे हंसाने लगा और इस तरह दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अब कंडक्टर कहता है,
पुलिस वालों के पास बहुत ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं और हम आम जनता को क्या क्या झेलना पड़ता है। पुलिस चाहे तो सिम्बी को गलत दिखाकर उसे और उसकी दादी के इंसाफ के साथ भी खिलवाड़ कर सकती है। सिम्बी निर्दोष है, उसे पुलिस वाले फंसा रहे हैं, लेकिन वहाँ एक ऐसा आदमी है जिसे सभी की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उसे गलत ठहराता है और कहता है कि उसकी दादी तो जानबूझकर सिम्बी का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो पुलिस वालों को गलत दिखाकर पैसे कमा सके। अब सिम्बी पर इल्जाम लगता देख दादी खुद को रोक नहीं पाती और वो सबके सामने आकर उन सभी को पुलिस की दरिंदगी और सिम्बी के साथ हुए उस भयानक दुष्कर्म की बात बताने लगती है कि आप लोगों को हमारे बारे में क्या पता है। सिम्बी के माँ बाबा दोनों ही वन विभाग में काम करते थे और उन दोनों ने लोगों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मरते वक्त सिम्बी की माँ ने सिम्बी को मुझे सौंप दिया, तब से मैं इसका ख्याल रखते आ रही हूँ। हम ये सब पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सब में इस मासूम सी बच्ची का क्या कसूर था। इस हादसे की वजह से अब वो कभी माँ भी नहीं बन सकती। दादी की बातें सुनकर वहाँ बैठा हर कोई अपना सर झुकाए शर्मसार हो चुका था। जिस पर बीतती है वही पीड़ा को जानता है। बस में दादी माँ की इस पूरी बात को एक लड़के ने वीडियो में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, क्योंकि वायरल होते ही पुलिस उन्हें ढूंढते हुए उन तक पहुंच जाती है। वो बस में दादी को सिम्बी को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, लेकिन बस के लोग उन्हें ऐसा करने से रोकने लगे। पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार करने की धमकी देती है। अश्विन की नजर उनकी वर्दी पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये पुलिस नहीं बल्कि पुलिस के भेष में गुंडे हैं। यह पता चलते ही बस के सभी यात्री उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देते हैं। इसके बाद बस कंडक्टर अश्विन से पूछता है कि वो लोग सिम्बी को क्यों मारने आए होंगे। तब अश्विन कहता है कि साल 2012 में कोर्ट द्वारा एक पोस्को एक्ट यानी द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पास किया गया, जिसके तहत मासूम बच्चे जो यौन उत्पीड़न से प्रताड़ित हैं वो अपने मुजरिमों को पहचानकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाकर खुद को इंसाफ दिला सके। इसलिए वो सिम्बी को मारना चाहते हैं। दरअसल अश्विन पेशे से एक वकील है और वो ऑनलाइन सिम्बी का एक केस कोर्ट में फाइल कर देता है। बस के सभी यात्री अब उन दोनों के साथ खड़े हैं। अब अश्विन ने कोर्ट के जज से सिम्बी की वीडियो कॉलिंग भी करवाई। सिम्बी ने सब कुछ खुलकर उन्हें बता दिया। कुछ देर के बाद बस के सामने एक चुनावी दल गुजरता है जो और कोई नहीं वही वंदन पार्टी का नेता होता है। तभी सिम्बी की नजर चुनाव चिन्ह पर जाती है और वो कहती है वैसा ही निशान उसने उस दिन मुजरिमों की गाड़ी पर भी देखा था। उसने अश्विन को ये बात बताई। सिम्बी की बातें ध्यान से सुनने के बाद अश्विन वंदन पार्टी में शामिल सभी लोगों की करीब से तस्वीरें दिखाने लगता है। तभी मादी की तस्वीर आते ही सिम्बी उसे और उसके दोस्तों को पहचान लेती है। अब अश्विन के साथ साथ बस के सभी लोगों को सच्चाई मालूम पड़ जाती है। अब थोड़ी ही देर बाद गुंडे बस पर हमला कर देते हैं, लेकिन लोग उन दोनों की जान बचाने के लिए गुंडों को बस में नहीं घुसने देते। आखिर में गुंडों ने बस को खाई में नीचे ढकेलने का प्लान बनाया, लेकिन तभी अश्विन की नजर सामने से जा रही एक बस पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बस कंडक्टर से सामने वाली बस के पीछे के नंबर पर कॉल करने के लिए कहता है और कहता है कि उसे कहो कि तुम्हारी बस में बम है, अगर ब्रेक लगाएगा तो तुम्हारी बस ब्लास्ट हो जाएगी, इसलिए तुम ब्रेक मत लगाना। और दूसरे बस की मदद से सभी यात्रियों को सामने वाली बस में भेजने लगता है और गुंडे खाली बस को नीचे ढकेल देते हैं। बस खाई में जा गिरती है। उसके बाद में गुंडे फौरन नेता वंदन को ये खुशखबरी देते हैं कि दादी और उसकी पोती मर चुके हैं। वेंडन मीडिया के सामने आकर मरे हुए सभी लोगों पर दुख जताने का नाटक करता है, लेकिन असली झटका तो उसे तब लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि सिम्बी और उसकी दादी अभी भी जिंदा है और उन्होंने उसके बेटे पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। अब मादी और उसके दोस्तों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ उसके वकील चाचा ने बताया जिस वक्त सिम्बी के साथ ये सब हुआ मादी अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर था और इसे साबित करने के लिए वो नकली टिकट्स भी दिखाता है। लेकिन अश्विन के पास कोई ठोस सबूत तो नहीं है, पर उसने जज को बताया उस दिन की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज रहस्यमय तरीके से गायब है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। अब आखिर में वो सिम्बी को सामने ले आता है। सिम्बी की नजर जब उन तीनों लड़कों पर पड़ती है तो वो डर से कांपने लगती है। जज भी सिम्बी के चेहरे पर वो डर देखता है तो जज को भी सब कुछ समझ में आ जाता है कि वो तीनों ही उस मासूम बच्ची के मुजरिम है, वरना इतने लोगों के बीच सिम्बी सिर्फ उन तीनों लोगों को देखकर ही क्यों डरी। आखिरकार उन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और सिम्बी को इंसाफ मिलता देख कोर्ट के फैसले से सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि सिम्बी के साथ अब और भी बहुत लोग जुड़ चुके थे। ये उनकी भी जीत होती है। अब दादी अश्विन के पास आती है और उसे कहती है कि इतनी बड़ी मदद का कर्ज वो धीरे धीरे करके चुका देगी, लेकिन अश्विन को कुछ नहीं चाहिए। उसने अपनी फीस के तौर पर सिम्बी से प्यार भरा गाल पर एक किस लेकर वहां से वो चला जाता है। थोड़ा आगे चलने के बाद सिम्बी उसका नाम पूछने के लिए दोबारा पीछे मुड़ती है तो देखती है कि अश्विन तो वहां पर है ही नहीं। तो क्या खुद भगवान सिम्बी को इंसाफ दिलाने के लिए आए थे? शायद ये सच भी है। ऐसे लोग भगवान से कम थोड़ा ही होते हैं। दोस्तों,
इस कहानी ने हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। आज भी क्यों ऐसे केसेस इतने ज्यादा सुनाई पड़ते हैं। समाज बनता है हमसे, हम सब से, तो हो सके पहले खुद की सोच बदले और बिना किसी बात की तह तक जाए किसी पर इल्जाम ना लगाए। बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है, उनका साथ दे और सच का साथ दे। इसी के साथ आज की ये कहानी मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन कहानी के साथ।